हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं और शुरुआत करने वाले हैं किसकी? सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की। और आज पहला चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कि आज बेसिक एनालिसिस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर होता क्या है, इसको डील कैसे करते हैं, इसकी सॉल्विंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं, सब कुछ समझेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, हर एक चीज आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाता चला जाऊंगा। और एक बात और मैंने बहुत नोट किया कि स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा मैथमेटिक्स में दिक्कत रहती है, तो परेशानी की कोई बात नहीं जब तक मैं यहाँ पर हूँ। तो मेरे साथ पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ेंगे, हर एक चीज को समझेंगे। मैं गारंटी देता हूँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चले आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। और मैं आहिस्ता आहिस्ता फर्स्ट ईयर की बुक की प्लेलिस्ट बनाता चला जाऊंगा। आपको जो वीडियो दिल जहां से दिल करे वहां से देखिएगा, आपको हर एक चीज आसानी समझ में आएगी। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो बेसिक टॉपिक है, हमारा बेसिक टॉपिक यही है कि इंट्रोडक्शन या फिर बेसिक एनालिसिस। हम उस पर तज्जिया करते हैं कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलो भाई आओ देख। अच्छा, आपको रियल नंबर्स का तो पता होगा और हम ये जानते हैं, इस लेवल पर हम ये जानते हैं कि सबसे बड़े और सबसे बड़ा सेट हमारे पास रियल नंबर्स का होता है। क्योंकि हम रियल नंबर्स को कैसे लिखते हैं? रियल नंबर्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। मतलब नेगेटिव भी बहुत सारे होते हैं, कॉम्प्लेक्स वो मतलब प्लस में भी बहुत सारे होते हैं। एटलीस्ट इसमें रैशनल्स भी आ जाते हैं, 1 अपॉन वाले, रेडिकल वाले, हर एक नंबर रियल में आ जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर याद रखना, रियल नंबर से भी एक बड़ा सेट होता है जिसको हम नाम देते हैं द सुपर सेट ऑफ रियल नंबर्स। इट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली है क्या? अगर मैं इसकी आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनाना सिखाऊं तो कैसे बनाएंगे? सेट बिल्डर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सी से डिनोट करते हैं या फिर इस तरीके से बार लगा देते हैं, अंदर की तरफ एक लकीर लग जाती है, इसको क्या नाम होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब डिनोट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली आपके पास एक ऑर्डर फॉर्म में लिखे जाते हैं, ए कोमा बी, ए कोमा बी। और अभी आपको बताता जाऊं कि सच दैट ये जो ए और बी होंगे वो दोनों के दोनों क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आओ, नहीं ये नहीं, और भी बहुत सारी चीजें। चलो भाई समझेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे डिनोट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड द डिनोटेशन और समराइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, बात करेंगे ये जो ए कोमा बी है, ये एक ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है कोई भी दो वैल्यूज एक्स की और वाई की। ठीक है, तो बेसिकली जो ए है दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ये बी है दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई। और याद रखना x हमेशा मेरे पास एक रियल नंबर होगा और y भी मेरे पास एक रियल नंबर होगा। लेकिन इस x को हम बोलेंगे दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज द रियल पार्ट। हमेशा ही क्या होगा? रियल पार्ट होगा। और ये जो y वाला पार्ट होगा हम इसको क्या कहेंगे? इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है भाई, इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, इसको इमेजिनरी पार्ट हम क्यों कह रहे हैं? अब समझते हैं क्यों कह रहे हैं। बेसिकली हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो डिनोट किया जाता है z से। अगर कोई मुनफरिद एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं कहता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैं कैसे लूंगा? लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। z एक स्टैंडर्ड नोटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करने की, और इसकी डेफिनेशन होती है x प्लस आयोटा y। ओ हो, क्या आ गया? आयोटा आ गया। अब ये आई क्या है? सबसे पहले आप ये समझो कि व्हाट इज आई। चलो एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जैसे कि मान लो पुराना कोई मैथमेटिशियन था, एग्जैक्ट कहानी तो मुझे पता है लेकिन वो छोड़ो, मजा नहीं आएगा। चलो मैं कहता हूँ एक मैथमेटिशियन था पुराने जमाने का, उसने क्या किया, वो ना रूट्स कैलकुलेट कर रहा था, मतलब परफेक्ट रूट्स या पॉइंट वाले रूट्स कैलकुलेट कर रहा था। जैसे कि √4 आंसर आता है 2, √16 आंसर आता है 4। तो इस तरीके से वो रूट्स को कैलकुलेट कर रहा था, बेसिकली वो कर रहा था, चलो मान लिया। लेकिन उसने क्या किया कि रूट के अंदर गलती से लगा दिया -1। क्या लगा दिया? गलती से लगा दिया उसने -1। तो आंसर क्या बना? अब उसने कहा कि माइनस के नंबर्स का तो रूट ऐसा पॉसिबल नहीं है।
उसके दिमाग में आई, इसको इसके लिए तो कुछ और एक अलग से चीज होनी चाहिए। तो उसने नाम दिया √-1 इज इक्वल्स टू आई, और बेसिकली ये आई के बराबर होता है। और इस आई की मदद से हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को एक अलग चीज में डिवाइड कर देते हैं, और ये रियल नंबर से इस वजह से अलग हो जाता है। चलो भाई, ये तो हमें पता चल गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। तो जरूरी नहीं कि आई बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। अब देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को आई पर स्क्वायर करता हूँ, आपको पता है स्क्वायर से रेडिकल खत्म हो जाता है। उसका मतलब क्या हुआ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, -1। समझ में आने वाली बात है। द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1। ठीक है। हाँ, अगर इस पर और वैल्यूज बढ़ जाए तो क्या करोगे सर? हाँ ठीक है भाई, अच्छा सवाल है। हाँ भाई, अगर मैं कहता हूँ आयोटा के ऊपर क्यूब आ जाए तो क्या करोगे? सबसे बेसिक सवाल, आयोटा के ऊपर अगर क्यूब आ जाए तो क्या करोगे? देखो भाई, इसको लिख सकता हूँ मैं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा। भाई बेसिस सेम, पावर विल बी एडेड, मसला ही नहीं था। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, विच इज -1, पुट कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, -1 के साथ आयोटा लगा दो, कितना आ गया, आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा। तो फर्स्ट वैल्यू क्या थी, √-1 इज इक्वल टू आयोटा, और आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज, याद रखनी है आपको। और एक और इम्पोर्टेंट वैल्यू बता देता हूँ, देखो यहाँ जरा गौर से। अगर मैं आयोटा के ऊपर पावर 4 लगा दूं तो समझ में नहीं आया सर क्यों लगा दिया अपनी मर्जी से। चलो आगे चलिए। मैंने कहा इसको लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर पर होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, बेसिक रूल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, विच इज -1। क्या लिखेंगे यहाँ पर, -1 का स्क्वायर। और किसी भी नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर पर स्क्वायर होता है तो नेगेटिव तो वैसे ही खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका रिजल्ट कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। समझ में आ रही है यहाँ तक? चलो भाई आगे बढ़ा जाए। तो हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर, और हमने काफी सारी चीजें समझी। चलो आगे चलते हैं। अब मैं कहता हूँ आपको, मैंने समझाया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, समझ में आई बात। बेसिक एनालिसिस है, बेसिक लेवल के एनालिसिस है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया कि A, B की मदद से हम ऑर्डर पेयर की मदद से कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं, और ये बेसिकली इक्वल किसके होता है, Z के, क्योंकि Z एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, याद रखना। अच्छा, जब भी मैं इसको ओपन करूंगा, लेट सपोज, तो ये ओपन कैसे होगा, A प्लस आयोटा B। और याद रखनी है जो आयोटा की 4 वैल्यूज मैंने आपको बताई हैं वो हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो A प्लस आयोटा B से इसको डिनोट किया जाता है। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, ये भी एक रियल नंबर होगा, ये भी एक रियल नंबर होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम इसको रियल पार्ट बोलेंगे, और आयोटा वाले के साथ जो पार्ट है तो वो रियल नंबर, लेकिन वो कहलाएगा क्या, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। समझ में गए? तो भाई ऐसे समझ में आ गया। उसके 2-3 एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने कहा अगर 2,1 लिखा हो, क्या लिखोगे भाई, क्या लिखोगे, 2 प्लस आयोटा, सिंपल, इट्स वेरी इजी। हाँ, अब बात करता हूँ, क्या आप मुझे आयोटा को ऑर्डर पेयर में लिख के दिखा सकते हो? अगर सर नहीं, अभी देखो 2 मिनट। कैसे? देखो, इसमें रियल पार्ट तो है ही नहीं। क्या रियल पार्ट है? इसको मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस आयोटा। कैन आई गेट यू? लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर में क्या आएगा, दिस इज रियल पार्ट 0 और दिस इज 1। तो 0,1 इज बेसिकली नथिंग बट आयोटा। समझ में आती है बात? फटाफट से लिखो। चलो भाई, अगर मैं आपसे बोलूं, यहां तक तो बात समझ में आ जाती है। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे 1 को ऑर्डर पेयर में लिख के दिखाओ, कैसे लिखोगे? बहुत ही आसान। अब देखो, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। क्या इमेजिनरी पार्ट 0 है? क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 0 आयोटा? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो भाई याद रखना कि 1 इज अ रियल पार्ट और अदर पार्ट इज 0। इसका मतलब 1,0 इज नथिंग बट 1, ठीक है। इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर 1,0 जो है बेसिकली क्या है, ओनली 1 के बराबर होता है।
तो इस तरीके के सवाल आपको एक्सरसाइजेज में मिल जाएंगे, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एक्सरसाइज का एक एक सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। अभी सिर्फ आपको समझना है कि क्या चीज कैसे कैलकुलेट की जाती है। गारंटी के साथ कहता हूँ कभी भूलोगे नहीं और बेहतरीन तरीके से मैथमेटिक्स से मुहब्बत करवा दूंगा। ठीक है, बस आप समझते जाओ कि आखिर है क्या, इंटरेस्ट लेने वाली बात। 1 क्या है, 1,0। चलो भाई, यहाँ तक हमारे जहन में बहुत सारी बातें आयोटा से रिलेटेड आ गई। अच्छा जी, अब क्या करें? चलो ठीक है। अब मैं कहता हूँ अगर आपके पास कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो आप उसको प्लस कैसे करोगे? बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले एक और बात। अगर आपसे कहा जाए, मैं कहता हूँ a, b इक्वल टू c, d, कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है, तो क्यों बराबर है? कोई तो वजह होगी ना। तो कभी भी अगर 2 ऑर्डर पेयर या फिर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास अगर इक्वल होंगे तो याद रखना बेटे, रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ये बात याद रखने वाली है, ठीक है, कि a इक्वल टू सी होगा हमेशा, b इक्वल टू डी होगा हमेशा। और इसी छोटे कॉन्सेप्ट आपको कई सवाल में सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये भी बात एक याद रखने वाली है कि a इक्वल सी होता है और b इक्वल डी होता है। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमारे बात समझ में आ जाती है। अच्छा जी, अगर मैं आपसे बोलूं मुझे सॉल्व करके बताओ आयोटा पावर 400 क्या होगा? अरे ये तो मैंने बताया नहीं था सर आपने मुझे, तो कैसे करूं? बहुत ज्यादा आसान है बेटा, रूल लगाओ। कैसे? आयोटा की पावर 4 और पावर 100 हो गया ना आसान। आयोटा की पावर 4 हम जानते हैं 1 होती है भाई, 1 पे पावर 100 और बेसिकली नथिंग बट ओनली 1। तो 1 पे तो लाखों की पावर आ जाए, हमारा दोस्त है चलता है 1 ही आता है। ठीक है भाई, तो आयोटा की पावर 400 हो, 500 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो या एनी नंबर, बट विदाउट फ्रैक्शन। याद रखना मेरी बात को कि विदाउट फ्रैक्शन कोई सी भी पावर हो हमारे लिए बहुत ही आसान है उसको डील करना। हाँ, अगर कोई फ्रैक्शनल पावर आ जाती है जैसे कि आयोटा की पावर 1/2, आयोटा की पावर 3/2, तो ये हम आगे चल के बखूबी अच्छे तरीके से ड्राइव भी करेंगे और पढ़ेंगे भी। इनको इवेल्युएट करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में हमें प्लस करने हो तो हम क्या करेंगे? तो याद रखो बच्चों कि अब देखो a, b मैंने कहा प्लस करना है c, d में। बेसिक एनालिसिस है, प्लस करो भाई। प्लस करना तो हमें आता था, ऑर्डर पेयर को प्लस कैसे करते हैं सर? बेटा बहुत ज्यादा सर, देखो कैसे। अगर मैं इसको ओपन करूं, मैंने कहा a प्लस आयोटा b, कोई मजा मुश्किल नहीं, प्लस इसको लिख सकता हूं c प्लस आयोटा d। हाँ लिख तो सकते हो सर, चलो भाई ठीक है लिख सकता हूँ। मैंने कहा इसके साथ भी आयोटा नहीं है, इसके साथ भी आयोटा नहीं, इसको एक साथ लिख लेता हूँ। मैंने कहा a प्लस सी, और इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, क्या नाम है? आयोटा। तो क्या करेंगे? प्लस लगा के एक काम करते हैं, b प्लस डी के साथ आयोटा बाहर निकाल लेते हैं। तब कोई मसला अभी भी नहीं। अब देखो, इस पूरे को मान लो x, इस पूरे को मान लो y, तो x प्लस आयोटा y या a प्लस आयोटा b, भाई ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया दोबारा से। चलो भाई इसको दोबारा से क्लोज कर देंगे। कैसे क्लोज होगा? दिस इज द रियल पार्ट कॉमा दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। तो हमने क्या एनालिसिस यहाँ से की कि तज्जिया हमारा यहाँ तक पहुंचा, हमारी रिसर्च यहाँ तक पहुंची कि जब a, b को c, d में ऐड किया जाएगा तो कुछ नहीं करना, सिर्फ a को c में ऐड करना है और b को d में ऐड करना है, हो गया काम, मसला ही नहीं है। ठीक है, हाँ इसी तरह माइनस भी कर सकते हो। तो भाई a, b को माइनस करोगे c, d के साथ, तो दिस इज नथिंग बट a माइनस c, b माइनस d। ये भी आपका हो जाएगा, a को c से माइनस कर दो, b को d से माइनस कर दो, आपका काम खत्म। चलो भाई, हाँ अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। बच्चों को मुश्किल वही लगती है बेटा, बहुत ज्यादा आसान है, जरा गौर करना। कैसे? अगर आपको मैं बोलूं कैसे a, b को मल्टीप्लाई करना है c, d के साथ, ओहो चलो करो, कोई मसला नहीं। मैंने कहा a, b को सर मैं लिख सकता हूँ a प्लस आयोटा b और इसको लिख सकता हूँ c प्लस आयोटा d। कोई मसले वाली बात अब तक तो नहीं थी।
हाँ, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना मुझे आता है सर। चलो ठीक है, देखते हैं कैसे करते हो। इस पहली वैल्यू को इन दोनों के साथ, इस दूसरी वैल्यू को भी इन दोनों के साथ क्या करना, a इंटू सी, ये हो जाएगा ए सी, फिर a इंटू आयोटा डी, ए आई डी, और आयोटा बी को इससे करूंगा सी के साथ, सी बी आयोटा लिख सकता हूँ, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर, और बी इंटू डी, बी डी। गलत नहीं सोचना, बी और डी है, बी डी नहीं है। चलो आगे चलते हैं। और हमें एक बात पहले ही मालूम है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज नथिंग बट -1। तो भाई यहाँ लिखता हुआ चलूंगा आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो चलो भाई पुट करते हैं। मैंने कहा ए सी, और ठीक है, अब प्लस, अब देखो इन दोनों फैक्टर्स में से आयोटा कॉमन आ रहा है, निकाल लो। देखो भाई ए डी प्लस बी सी आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, बी डी कितना होगा, ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी, आयोटा आ गया। देखो ये भी क्या बना, ए पार्ट बी पार्ट, इसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट, बंद कर दो भाई, ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। तो कुछ नहीं है बेसिकली, इसकी एनालिसिस से हमें ये मालूम हुआ कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, बेसिकली ये फॉर्मूला बन जाता है, या फॉर्मूला समझ के याद कर लो, तो गाना याद कर लो, एक गाने की तरह भी होता है ना, ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी। ठीक है, बस ये याद कर लो, ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी, आपका काम हो जाएगा। चलो भाई, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने मल्टीप्लाई भी करके देख लिया, और अगर फॉर्मूला याद नहीं है बेसिकली तो आप दिस प्रोसीजर से भी कर सकते हो, वैसे ऐसे बच्चा करता नहीं है, और ये करना भी नहीं चाहिए। जब एक फॉर्मूला बना के दिया जाता है तो मसला ही क्या है, फॉर्मूले से करो ना। चलो ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे किया जाता है। चलो भाई चलते हैं आगे, चलो। चलो जी, अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। चलो जी आगे आते हैं। मैंने कहा अगर a कोमा बी को डिवाइड करना हो c कोमा डी के साथ तो क्या करूंगा। सर बहुत मुश्किल हो रहा है, नहीं बहुत ज्यादा आसान है, समझो। देखो जो पढ़ा रहा हूं वही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल है, कॉन्सेप्ट इज पावर, याद रखना। कॉन्सेप्ट है तो आपसे कोई नहीं जीत सकता। तो a कोमा बी का मतलब a प्लस आयोटा b, और नीचे का मतलब c प्लस आयोटा d। हाँ सर ये बात तो आपने पढ़ाई थी, सही है, ठीक है। हाँ, जब इस स्टेप पर पहुंच जाओ आपके पास इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे आगे चल के, लेकिन बता दूं आपके पास ऐसा फॉर्मूला मैं बना के दूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जिसको हम मैट्रिक क्लास में पढ़ते हुए रैशनलाइजिंग कहते हैं, मैं वो करने वाला हूँ। ठीक है, कैसे करते हैं, नीचे वाले की उल्टी साइन से। मैंने कहा c माइनस आयोटा डी डिवाइड बाय c माइनस आयोटा डी, और ऐसा मैं कर सकता हूँ, मुझे किसी ने रोक टोक नहीं लगानी। क्योंकि भाई देखो अगर मैं इसको कैंसिल भी करता हूँ तो ऑब्वियसली दिस इज ओनली 1, तो 1 तो मल्टीप्लाई होकर तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो मैं कर सकता हूँ ऐसा। तो बेसिकली देखो दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a को c से करोगे ac, और इससे करोगे a को माइनस आयोटा डी से, तो मैंने क्या आएगा a आयोटा d, लेकिन माइनस का, माइनस था। आयोटा b को c के साथ करो, कितना आएगा बेटा p b c आयोटा, और प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर, b के साथ d को करो, कितना आएगा bd। फिर बोल रहा हूँ bd। नीचे चलो, अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, कौन सा बता रहा हूँ। देखो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, याद रखना कि a प्लस बी को जब भी a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा बचपन से पढ़ा हुआ एक फार्मूला आता है a स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर, उसी का यूज करने वाला हूँ। ठीक है भाई, करो क्या होगा, a स्क्वायर नेगेटिव b पर b स्क्वायर, b में दो चीजें थी, आयोटा भी था और d भी था, तो दोनों पे स्क्वायर आएगा, ऑब्वियसली इस बात है। चलो अब सॉल्व करते हैं। मैंने कहा देखो ac, और इसका मतलब कितना हुआ आयोटा स्क्वायर का -1, क्या हुआ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 के बराबर होती है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। तो AC प्लस BD, प्लस का मैंने यहाँ लिख लिया। अब इन दोनों में से देखो अगर मैं माइनस को कॉमन नहीं निकालता हूँ, बेसिकली क्या लिखूंगा BC ये वाला, और AD माइनस का AD,
और इन दोनों के साथ क्या था, आयोटा, मैंने निकाल दिया बाहर। टेंशन की कोई बात अब तक तो नहीं है, टेंशन की कोई बात अब तक तो नहीं है। अच्छा नीचे आ जाओ, नीचे क्या कह रहा है, सी का स्क्वायर रखे रहने दो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन दिस इज -1 एंड ऑलरेडी दिस माइनस इज हियर, नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, कितना आएगा प्लस डी का स्क्वायर, ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, अब देखो दोनों फ्रैक्शंस है, अलग अलग भी मैं कर सकता हूँ। तो भाई यानी कि मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर a/1 + 2 लिखा है तो लेट्स सपोज आप ऐसे मान लो, अगर a + b/2 लिखा हुआ है तो मैं a/2 + b/2 लिख सकता हूँ। ये एक मैंने एग्जांपल उठा दी समझाने के लिए, ऐसे ही करूंगा। देखो ये इसके साथ भी, ये इसके साथ भी, कितना आएगा AC + BD डिवाइडेड बाय C² + D², और आगे लगाऊंगा प्लस, क्या आएगा BC - AD आयोटा डिवाइडेड बाय C² + D²। तो फिर देख सकते हो दिस होल टर्म इज A, बीच में प्लस, दिस होल टर्म इज B, क्या बना A + B आयोटा। फिर बंद कर दो, बंद ही करे जा रहे हो सर, AC + BD डिवाइडेड बाय C² + D², कॉमा BC - AD डिवाइडेड बाय C² + D²। तो बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला ऑफ complex numbers obviously, but when the complex numbers are divided to each other, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड होंगे तो क्या होगा, ये नन्ना सा फॉर्मूला लग जाएगा। इसको भी याद कर लो गाना बना के, भाई AC + BD BC - AD, मल्टीप्लाई वाला क्या था सर भूल गया, मसला ही नहीं है, AC - BD AD + BC, ठीक है, वो मल्टीप्लाई का था, इसका फॉर्मूला क्या है, AC + BD BC - AD, ये आपको याद हो जाना चाहिए। चलो जी, हमने ये पढ़ लिया कि डिवाइड कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अब थोड़ा सा और आगे एनालिसिस करते हैं कि और क्या क्या चीजें हमें आनी चाहिए इस चीज के लिए। जल्दी से पढ़ेंगे, नोट कर लो फटाफट। चलो बच्चों, हमने इतना तो सीखा कि डिवाइड कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और माइनस कैसे करते हैं। ये तो हमने सीख लिया और ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब मैं इसकी एग्जांपल्स करूंगा तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आता जाएगा। अभी सिर्फ एनालिसिस करो, चैप्टर को समझो आखिर है क्या। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज दिस स्टफ, क्या आएगा, कॉन्जुगेट ऑफ अ जेड या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के समझते हैं कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। ठीक है भाई, देखो अगर मैं आपसे कहता हूँ z = है a + आयोटा b, नहीं बोले तो नहीं हो ना, यही बताकर आया हूँ मैं शुरू में। ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब है इसके ऊपर एक बार लगा दो। क्या लगा दो, सिर्फ एक बार लगा दो। क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर पर एक छोटा सा बार लगा दो। ठीक है, लगा दिया सर, लगा दिया। लगाने के बाद जो उसका सॉल्यूशन होगा, कॉन्जुगेट आखिर है क्या, ये सिर्फ क्या करेगा, आपके आयोटा वाले पार्ट की, गौर से सुनना, ये आयोटा वाले पार्ट की साइन को चेंज कर देगा। आइदर दिस इज पॉजिटिव, देयर विल चेंज इनटू नेगेटिव, इफ इट इज नेगेटिव देयर विल बी चेंज इन पॉजिटिव साइन। तो देखो भाई कैसे, तो A -B आयोटा इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ क्या याद रखना है आपको कि आयोटा वाले की साइन चेंज करनी है, रियल वाले की साइन चेंज नहीं करनी। एक छोटा सा नन्ना सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बड़े बड़े सवाल हल कर जाता है। चलो अब देखते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ जरा, अगर Z बराबर हो 2 के तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा। सर आप बोलोगे भाई सर बार लगाऊंगा, 2 पे ही बार लगाऊंगा, भाई Z बार का आंसर आएगा -2। नहीं, गलत है बेटा, हमेशा याद रखना, मैंने इसलिए एग्जाम्पल करवाया कि आयोटा की साइन चेंज होगी, रियल पार्ट इज रिमेन सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रियल पार्ट में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ Z = आयोटा है, दिस इज अ इमेजनरी नंबर, याद रखना इमेजनरी पार्ट है, तो आप क्या बोलोगे सर इसका कॉन्जुगेट क्या होना चाहिए। दिस इज नेगेटिव आयोटा, क्योंकि आयोटा साइन चेंज कर जाएगा, रियल नंबर साइन चेंज नहीं करेगा, आयोटा साइन चेंज कर जाएगा। अगर आपसे मैं एक और एग्जांपल पूछ लूं
देखो बेटा z बराबर है -3 प्लस आयोटा के, तो इसका जो बार होगा वो कैसे निकालूंगा बेटा? अगर बार निकालना चाहूंगा कुछ नहीं होगा, -3 रिमेन सेम बिकॉज द रियल पार्ट इज ऑलवेज रिमेन सेम, लेकिन आयोटा की साइन चेंज हो जाएगी। दिस इज द नन अदर सॉल्यूशन ऑफ कॉन्जुगेट। अच्छा, इसकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, चलो प्रॉपर्टीज को हम बाद में बात करेंगे। अब समझते हैं हमारे नाम तो क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। चलो एक और बात आपको समझाता चलूं, याद रखना बेटा कि जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पर 2 बार कॉन्जुगेट आ जाए, किसी नंबर पर 2 बार कॉन्जुगेट आ जाए, तो याद रखना वो बराबर उसी नंबर के होता है जो नंबर आप सॉल्व कर रहे हो। लेट मी सी यू, दिखाता हूँ आपको। अगर z बराबर है आयोटा के, मैंने कहा बार लगाया, z का बार किसके बराबर आया? माइनस आयोटा के। फिर मैंने सोचा चलो एक और बार लगा देता हूँ, माइनस आयोटा पे बार लगा दिया, z डबल बार किसके बराबर आ जाएगा? दोबारा आयोटा के। तो उसका मतलब क्या हुआ? जहां से आए थे वहीं पहुंच गए। उसका मतलब डबल बार का वैल्यू कितना होता है? वही सेम नंबर होता है जो आपने उठाया था। ठीक हो गया, आगे चलो। अगर मैं आपसे कहता हूँ, लेट सपोज मानो कि अगर मैं कहता हूँ z1 प्लस z2, अगर इस पूरे पर बार है, ठीक है बार है, तो याद रखना z1 पे बार अलग और z2 पे बार अलग मैं लगा सकता हूँ। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। और भी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ, एक प्रॉपर्टी इसकी होती है कि अगर z1 अपॉन z2 होल पर बार है तो मैं z1 बार डिवाइड बाय z2 बार भी लिख सकता हूँ, मतलब कॉन्जुगेट डिवाइड कर सकता हूँ। बेसिकली मैं ये बात कहना चाहता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर पे कॉन्जुगेट डिवाइड हो जाता है। ठीक हो गया। अब आते हैं इसकी अगली डेफिनेशन पर कि हमने कॉन्जुगेट तो सीख लिया, आगे चलो। अब बात करेंगे मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या? मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होता है? व्हाट इज मॉड? वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं इसकी, अभी और समझे जाओ कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होता है। व्हाट इज मॉड? तो बेसिकली सबसे बेसिक एनालिसिस कुछ इन चंद चीजों पर बैठती है। इनको पढ़े बगैर आपको चैप्टर समझ में नहीं आने वाला, तो इनको समझो जो आज के लेक्चर में चल रहा है, बहुत मजे की चीजें हैं। अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहता हूँ, आप जानते होंगे दिस इज बेसिकली अ क्वाड्रेंट, this is x axis, this is y axis, or we know that x plus iota y, this is called or not only z, ये z ही कहलाता है। ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कोई एक पॉइंट यहाँ पर है इस प्लेन पर, मैंने कहा वो पॉइंट है a, b, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो याद रखो बेटा दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, या फिर दिस इज द वैल्यू ऑफ a, दिस इज द वैल्यू ऑफ b, क्योंकि b इज इमेजिनरी पार्ट और इन द प्लेस ऑफ y की जगह होता है। तो भाई अगर मैं आपसे बोलूं थोड़ी देर के लिए, इतना जो पार्ट होगा वो a होगा और इतना जो पार्ट होगा ये वाला वो कितना होगा? b होगा। हाँ भाई होगा। तो अगर मैं ये वाला साइड मालूम करना चाहता हूं और मैं इस साइड को क्या बोलूंगा? मॉड्यूलस ऑफ z। क्या बोलूंगा? मॉड्यूलस ऑफ z। मॉड के लिए एक साइन लगती है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू मालूम करना चाहता हूं तो आपने पैथागोरस बाबा का नाम तो सुना ही होगा, वो लगा दो बस, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल पर हमेशा कोई भी 2 साइड आपको गिवन होंगी, तीसरा साइड आपको पता करना होगा, तो आंखें बंद करके क्या लगाते हैं? पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या होगा? देखो भाई, मॉड ऑफ z का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्योंकि बेसिकली आपको पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनियस जो सबसे बिग साइड होती है उसका स्क्वायर करो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दिस इज अ बेसिक पैथागोरस थ्योरम जो मैंने यहाँ पे लगाया है, और दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। इसका ये मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। अगर मैं इस पे से रूट हटाना चाहता हूँ, मैंने क्या किया? मॉड ऑफ z का रूट हटाया, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बेसिकली दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो चलो भाई यहाँ तक, अब इसकी एग्जांपल करते हैं एक दो। मैंने कहा आपसे अगर z बराबर था 2 प्लस आई के, 2 प्लस आयोटा के, तो इसका मॉड क्या होगा? तो भाई मॉड ऑफ z बराबर होगा अंडर रेडिकल पहले वाले का स्क्वायर
प्लस, अच्छा हमेशा याद रखना कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपने बी लिखना है, आयोटा नहीं लिखना, ये बता देता हूँ, आयोटा नहीं लिखना। यहाँ पे आएगा आयोटा जैसा कितना है 1, कितना आ जाएगा भाई मॉड ऑफ जेड का आंसर ये हो जाएगा 4 + 1, तो मॉड ऑफ जेड आप क्या बोलोगे भाई 5, अंडर रेडिकल, लेकिन ये आता है यूनिट्स। बेसिकली मॉडुलस इज अ डिस्टेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिस्टेंस के नाम से भी ये जाना जाता है। तो एक आपने वर्ड लिखना है यूनिट्स, यानी कि ये यहाँ पर इतनी दूरी पर ये प्लॉट होगा और ये कहलाता है मॉड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आती बात। अब बात करते हैं इसकी एक डायग्राम की जिसका नाम होता है गॉसियन डायग्राम या अर्गान डायग्राम, बहुत सारे अजीब अजीब से नाम है, अब उनको करने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये लास्ट एनालिसिस है हमारी के बेसिक एनालिसिस है, आगे बहुत सारी चीजें हैं लेकिन ये बेसिक एनालिसिस है चैप्टर को समझने के लिए। मैंने आपको पहले उसी का वीडियो तैयार किया है कि भाई आप पहले समझो कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलो जी यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हम लास्ट टॉपिक पर आते हैं, आज वाले लास्ट के टॉपिक पर कि क्या कहलाता है इसको प्लॉट करना, क्या है। अच्छा अगर हम इसका नाम दें तो उसका नाम एक पर्टिकुलर नाम होता है अर्गेन डायग्राम, अर्गेन डायग्राम। अर्गेन डायग्राम बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर बनाई जाती है और बेसिकली आप देख सकते हो अगर मैं बनाता हूँ, मैंने कहा मुझे 2,1 को प्लॉट करना है, कैसे करूंगा। देखो बेटा पहला वैल्यू x का, दूसरा वैल्यू किसका होता है y का, ये बात हमें पता है। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है भाई। यहाँ पर दो एक्सेस कॉन्साइड करते हैं, आंसर कितना होता है 0, ये था 0, आगे थोड़ा सा चलो 1, आगे थोड़ा सा चलो 2, आगे थोड़ा सा चलो 3 और बहुत सारा चलेगा। अगर मैं इस साइड पर आता हूँ देखो ये -1, -2, माइनस का 3, नीचे आता हूँ माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ऊपर जाता हूँ प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। तो इस तरह से बेसिकली हमारे पास एक ग्राफ पेपर की मदद से ये काम होता है, लेकिन बगैर ग्राफ पेपर के हम ऐसे बना सकते हैं। तो होगा क्या 2,1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू ये 1, इसको मैं डॉटेड लाइन से या वैसे जोड़ दूंगा। तो इस पॉइंट को जो नाम दूंगा वो क्या दूंगा मैं 2,1। तो क्या मुश्किल था प्लॉट करना। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 3 अपना 3,-1 करके दिखाओ, हो बड़ा ही काम कर दिया भाई। 3,-1, x की वैल्यू कितनी है 3, -1 का मतलब y, ये रहा y, ये आ गया 3,-1, इसका मतलब क्या हुआ 3,-1, ऐसे प्लॉट हो जाएगा, हो गया था। हाँ अगर आपसे कहा जाए -1, -2 प्लॉट करके दिखाओ, तो बेटा -1 की वैल्यू x यहाँ पर है, -2 की वैल्यू y यहाँ पर है, ये इस पॉइंट को मैं नाम क्या दूंगा -1, -2, ठीक है कोई मसला नहीं है। चलो जी एक और बात करते हैं। मैंने कहा आपको एक और नंबर प्लॉट करवाते हैं, मैंने कहा -2,3 प्लॉट करके दिखाओ। देखो बेसिकली -2 की वैल्यू ऑफ x यहाँ पर आएगी, ये रहा 3, ये a से यहाँ पर आ जाएगा -2,3। तो बेसिकली आप यहाँ मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आखिर ड्रॉ कैसे करते हैं। ये एक ग्राफ पेपर या शीट पर जैसे ड्रॉ किया जाता है, लेकिन अगर ना हो तो हम अपने हाथ से भी क्वाड्रेंट्स बना के या ग्राफ पेपर बना के काम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक अर्गान डायग्राम या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, और ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा आसान भी है, समझ में आने वाली जैसी है, ठीक है भाई। तो आज हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, और प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, कॉन्जुगेट क्या होता है, और लास्ट टॉपिक हमने समझा कि मॉडुलस क्या होता है और इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अच्छा ये नहीं सोचना कि इसके कॉन्सेप्ट सभी खत्म हो गए। कॉम्प्लेक्स नंबर एक समंदर है, दुनिया है बहुत बड़ी, बहुत एक एनालिसिस है बेहतरीन किस्म की, लेकिन फर्स्ट ईयर के चैप्टर में इसकी बेसिक चीजें दी गई हैं जो कि अभी नई बुक अपडेट भी हुई है, तो मैं आपको नई बुक के हवाले से पढ़ा रहा हूँ। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो मेरी वीडियो को अच्छे से पेन कॉपी उठा के अपने साथ बैठो और देखो और लिखो, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कोई चीज नहीं मिस होगी और आप एक एक चीज को खुद करके दिखाओगे, मेरी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं फिर भी कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जरूरत पड़ती है तो वो काम करेंगे। चलो भाई
उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं जरा सा चलता हूँ, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ गया होगा। और हाँ, एक और बात कि अगर आपको हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाले भी अगर मुझे देख रहे हो, यूनिवर्सिटी वाले या यूएसए काफी सारे ममालिक में हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, लाइक एडवांस कैलकुलस, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस, एडवांस डायनामिक्स, बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं, टोपोलॉजी, अलजेब्राइक टोपोलॉजी, ग्रुप थ्योरी। तो मैं सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाता हूँ और बेसिकली यूट्यूब पे भी अपलोड करता हूँ, ठीक है। और जिसको पढ़ना हो, मुझसे पढ़ना हो, बेस हायर मैथमेटिक्स हो, कॉलेज मैथमेटिक्स हो, कैसी भी मैथमेटिक्स हो, अगर आपको पढ़नी है तो मेरा नंबर व्हाट्सएप का नंबर आपकी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। और अगर मैं आपको खुद बताना चाहूँ तो मैंने फर्स्ट ईयर की जो अभी नई किताब आई है उसके ऊपर मैंने अपनी खुद की एक सॉल्यूशन गाइड लिखी है, अपने हाथ की। मैंने अपने हाथ के सॉल्यूशंस वहां पर प्रोवाइड किए हैं, इंशाल्लाह कुछ ही टाइम में वो मुकम्मल हो ही जाने वाली है, तो वो भी आपके सामने इंशाल्लाह मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, चलते हैं और इंतजार करेंगे नेक्स्ट लेक्चर का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।